हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम हिटलर की हमने विशेषताएं देखी थी, उनकी सोच देखी थी कि किस प्रकार से वो जर्मनी में जो है अपनी सोच उन्होंने बना रखी थी और उसके तहत ही वो काम करना चाह रहे थे। तो बहुत दर्दनाक चीज़ें थी। अब हम देखते हैं कि मौत का सिलसिला, पहला चरण जो है बहिष्कार 1933 से लेकर 39, हमारे बीच तुम्हारे नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। तो ये न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 में जर्मन और उसके संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाद पर पाबंदी थी। यहूदियों और जर्मनों के बीच जो है विवाहेतर संबंध को अपराध घोषित किया गया। मतलब एक यहूदी और जो जर्मन है वो आपस में विवाह नहीं कर सकते। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई थी। आगे देखते अन्य कानूनी उपाय जो हैं, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार किया गया, सरकारी सेवाओं से उनको निकाल दिया गया, यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री कर दी गई। इसके अलावा नवंबर 1938 को जनसंहार से यहूदियों को संपत्तियों को तहस नहस करके लूट लिया गया, उनके घर पर हमले कर दिए गए और यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ वेकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। मतलब जब ये सारी घटनाएं घटी तो उस चीज़ को नाइट ऑफ ब्रेकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है। संकेत पट में ऐलान किया जा रहा है कि उत्तरी समुद्र स्नान क्षेत्र यहूदियों के लिए मुक्त हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पार्क में रखी बेंच केवल आर्यों के लिए, मतलब बैठने के लिए सिर्फ और सिर्फ आर्य ही बैठ सकते हैं। तो सारी सुविधाएं सिर्फ आर्यों के लिए थी और यहूदियों के लिए नहीं थी। मेरे पास बेचने के लिए बस यही है, घंटों के कामों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। दड़बाबंदी यानी दूसरा चरण देखते हैं तो 1940 से 44 के बीच में क्या था, तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। तो इस तरह से ये चीज़ें थी। सितंबर 1941 में सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वो है डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा कर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी ने यही यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लो गज और वर्षा जैसी घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। ये बेहद पिछड़े और निर्दय इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वंचना, भूखमरी, गंदगी और बीमारी का साम्राज्य व्याप्त हो गया था। आगे तीसरा चरण देखते हैं, सर्वनाश जो है 1941 के बाद तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो पहले तो साथ रह नहीं सकते, कुछ इस तरह से। अब 1941 में जो है बिल्कुल जीने का अधिकार नहीं है। भागने की कोशिश से यात्रा गृह के जो चारों तरफ जो लगी हुई थी करंट, उससे इसकी मौत हो जाती है। गैस चैम्बर के बाहर जो है कपड़ों का ढेर इस तरह से लगा था। तो आप सोच सकते हैं कितने लोगों को गैस चैम्बर के थ्रू जो है मारा गया था। समूचे यूरोप में यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटों बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड व अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जेक और ऑशविट यानी सोविबोर, ट्रेवलिंका, चिल्नो और मायदानेक में उन्हें गैस चैम्बर में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया गया। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे जूता और चप्पल हैं। अंतिम समाधान से पहले कैदियों से छीने गए जूते। और यहाँ पर एक यातना गृह है, जितना कैमरा मौत के मैदानों को भी खूबसूरत बना सकता है। तो यहाँ पर है एक यातना गृह है ये,
ये जो है करंट है यहाँ पर, यातना गृह ये इस तरह से बनाए गए थे। आगे देखते हैं। अब अगला जो यहाँ से शुरू होता है कि नाज़ी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी। तो युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुँच चुकी थी। उनका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलानी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों का पूरा परिवार पूरा नियंत्रण क्या है आवश्यक होना चाहिए। तो उसने बिल्कुल बच्चों को वही पट्टी पढ़ाई जो वो चाहता था। तो यहाँ पर जैसे मैंने मूवी बताई कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, उसमें भी क्या है इस चीज़ को दिखाया गया है, तो आप उसको भी देख के समझ सकते हैं। आगे है नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था। तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई जा रही थी। यहूदी और राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बर में झोंक दिया गया। आगे है यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई को दर्शाता कक्षा का चित्र। एक यहाँ पर जो है यहूदी नाक सिर पर मुड़ी हुई है और एक अंग्रेज के अंग 6 जैसे दिखाए गए हैं। आगे देखते हैं। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, मतलब जो बच्चे बहुत अच्छे हैं। यह विचारधारा प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो गणित की कक्षाओं में यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जा रही थी। बच्चों को सिखाया जा रहा था कि वे वफादार आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जा रही थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें बाकी बच्चों की हंसी ठिठोली के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है। आगे है जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंप दी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को यंग फोक में दाखिल कराया जाता था और 14 साल की उम्र में भी सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन यानी कि हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता और हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 80 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी कि श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में भी काम करना पड़ता था और निजी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। अब युंग फोक क्या है? एक ऐसा संगठन जहां पर 14 साल के कम उम्र वाले बच्चों को नाज़ी युवा संगठन कहा गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे सोर्स दिया गया है। 6 से 10 साल की उम्र के सभी लड़कों को नाज़ी विचारधारा का शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की यह शपथ लेनी पड़ती थी। हमारे फ्यूहरर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूँ कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उसके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक हूँ और तैयार हूँ। ईश्वर मेरी मदद करें। तो ये प्राइमरी सोर्स है जिसमें ये बताया गया है किस प्रकार से उनको शपथ दिलवाई जाती थी। आगे है जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ली ने कहा था, हम सभी से काम शुरू कर देते हैं
हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। यानी 3 साल का बच्चा हुआ तभी से ये नाथसी वाले जो हैं काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो ज़रा भी सोचने लगता है, उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। इसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा। कब्र तक उनका पीछा नहीं छोड़ा जाता है। तो मौत के कारखाने से आते यहूदी बच्चे जिन्हें गैस से मार दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बच्चों का चित्र है जिनको गैस चैम्बर में ले जाया जा रहा है। तो बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं। वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाह रहा था। आगे है बच्चे कब्जे वाले यूरोप से अधिकृत पोलैंड में बसने के लिए भेजा जा रहा एक शिशु अपनी माँ के साथ। आगे है यहाँ पर नात्सी यूथ लीग संगठन 1920 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दे दिया गया और 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नात्सीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। अब मातृत्व की नात्सी सोच। जर्मन नात्सी जो हैं जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार ये बताया जा रहा था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत जो है मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष जो करना जो है वो गलत है, ये समाज को नष्ट कर देती हैं। इसी आधार पर लड़कों को आक्रमण और मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज है एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका लालन पोषण करना, नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना, घर संभालने और बच्चों को नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। आगे है 1933 में हिटलर ने कहा था मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है? माँ है। लेकिन नात्सी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। ये औरतें लंबी नस्ल तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देती थी तो उन्हें दंड दिया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर और रेलगाड़ी के टिकट भी सस्ते होते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह से तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। आगे है निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी, उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुँह पर कालिक पोतकर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान, उनके पति व परिवार भी छीन लिया गया। अब प्रचार की कला देख लेते हैं किस प्रकार से थी। तो नात्सी शासन ने भाषा और मीडिया की बड़ी होशियारी से यहाँ पर इस्तेमाल किया और ज़बरदस्त फ़ायदा भी उठाया। उन्होंने अपने तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए थे वो केवल भ्रमिक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नात्सियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो मौत और हत्या जैसे वाले शब्द बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार यानी कि अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में किया। यूथनेजिया यानी विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया। मतलब यहाँ पर जो है
प्रचार की कला यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि उन्हें सीधे सीधे कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से नहीं की। उन्होंने मौत और ये जैसे निगेटिव शब्द वाली यूज़ नहीं किए अपने कामों में। और मतलब दूसरों को इस तरह से लगना चाहिए कि ये काम जो है बहुत अच्छे हैं, इस तरह से उन्होंने टाइटल दे रखे थे। जैसे कि विशेष व्यवहार या अंतिम समाधान, यूथेनीजिया विकलांगों के लिए, और चयन और संक्रमण मुक्ति, इस तरह के जो है शब्द यूज़ किए गए। वैक्यूशन यानी कि खाली करने का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? इनके संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहा जाता था। उन्हें संक्रमण मतलब जो इस चीज़ से संक्रमण है उससे क्या है, यहाँ पर गैस चैम्बर को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा गया। गैस चैम्बर स्नान गृह जैसे दिखाई देते थे और उन्हें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। आगे है, यहाँ पे कुछ और है कि औरतें किसी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तत्व है। इसे इस बात का सबसे अच्छी तरह से पता होता है कि अपनी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इसी के बच्चे हैं जो इस सारी पीड़ा से सबसे पहले प्रभावित होंगे। इसलिए हमने नस्ली समुदाय के संघर्ष में औरतों को भी वही जगह दी जो प्रकृति और नियति के अनुसार है। तो ये हिटलर ने इस तरह का बयान दिया था, कहाँ पर, न्यूरेमबर्ग पार्टी की रैली में। आगे देखते हैं, शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर यहाँ पर हिटलर ने इस्तेमाल किया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल जियो यानी कि अक्षय यहूदी इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। तो यहाँ पर फिल्म का जिक्र है, एटर्नल जियो। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए, कफ्तान या चोगा पहनाए दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फ़र्क करना संभव नहीं था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे के काफ़ी घुले मिले हुए थे। उन्हें केंचुआ, चूहा, कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरों जीवों से किए जाते थे। नात्सीवादों ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला था। उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को वांछितों पर केंद्रित कर दिया गया। इसी अभियान से नात्सीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नात्सियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किया। पूरे समाज को अपनी तरह आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास दिलाया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नात्सी ही हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ यहाँ पर यहूदियों पर हमला करता एक नात्सी पोस्टर यहाँ पर दिखाया गया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है कि जर्मन किसान, तुम सिर्फ हिटलर के हो। तो यहाँ जर्मन किसानों के लिए बताया गया है कि जर्मन किसान सिर्फ हिटलरों के हैं। क्यों? आज जर्मन किसान दो भयानक पार्टियों के बीच पिस रहा है, एक अमेरिका अर्थव्यवस्था और दूसरी पूंजीवाद का। दूसरा खतरा जो है वोल्शेविक की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और वोल्शेविक दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व जो है यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर सकते हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। तो 1932 में छपे एक नाज़ी पर्चे से ये लिया गया है। बिल्कुल यहाँ पर जो है
घटनाओं को बिल्कुल प्राइमरी जो सोर्स हैं, जैसे न्यूज़पेपर की कटिंग हो गई या किसी की आत्मकथा हो गई, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर रखा गया है ताकि बच्चे जो है आसानी से बिल्कुल फैक्ट चीज़ें समझ सकें। आगे देखते हैं यहाँ पर 1 अगस्त 1914 को पहला कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पर है 1 अगस्त 1914 को पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी ने घुटने टेक दिया और युद्ध समाप्त हो गया। 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान हुआ। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई। 20 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मन ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया और द्वितीय विश्व की शुरुआत हो जाती है। 22 जून 1941 में जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती हैं और 23 जून 1941 में यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो जाता है और 8 दिसंबर 1941 में अमेरिका भी दूसरे युद्ध में कूद पड़ता है और 27 जनवरी 1945 को सोवियत फोर्सें जो है ऑशविट्ज को मुक्त करती हैं और 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय हो जाती है। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये सारी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, बिल्कुल इसको याद कर लेना है। अब ये जो वाला टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगे, आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।